नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और रात के 10 बजने के मायने डीडी न्यूज पर होता है दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि रात 10 बजे हम आपको आपका पसंदीदा टेलीविजन शो, आपका पसंदीदा टीवी डिबेट शो दो टूक, वो हम लेकर आते हैं और 10 बजे दो टूक प्रसारित होता है। और हम आपसे बताते रहे हैं कि हमारा वक्त बदला है, लेकिन हमारे तेवर नहीं बदले हैं। हमारे तेवर वही हैं और उन्हीं तेवरों के साथ हम हर सच आप तक पहुंचाते रहें और हर झूठ पर हम प्रहार करते रहेंगे। आज अगर दो टूक की शुरुआत में कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर आपसे एक सवाल पूछकर करूं तो फिर कैसा रहेगा? चलिए, सवाल हाजिर है। मेरा आज का सवाल है कि आजादी के बाद ऐसा कौन सा संगठन है जो सबसे ज्यादा नफरती दुष्प्रचार का शिकार हुआ है? बड़ा आसान सवाल है। आजादी के बाद भारत का ऐसा कौन सा संगठन है, कौन सा ऐसा स्वयंसेवी संगठन है जो सबसे ज्यादा नफरती दुष्प्रचार का शिकार हुआ है? और इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। इस सवाल का जवाब है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस। जी हां, आरएसएस भारत की आजादी से पहले से लेकर भारत की आजादी के बाद तक लगातार नफरती दुष्प्रचार का शिकार होता रहा। आरएसएस पर प्रतिबंध लगा, आरएसएस को रोकने से, आरएसएस को बढ़ने से रोकने की साजिशें की गई, षड्यंत्र किए गए। लेकिन आरएसएस शून्य से शुरू होकर आज शतक तक पहुंच गया। आज आरएसएस ने अपने 100 साल पूरे कर लिए। कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विजयदशमी के अवसर पर अपने 101वें साल में प्रवेश करेगा और तब संघ मुख्यालय नागपुर में आरएसएस प्रमुख का संबोधन होगा। लेकिन आज एक और बड़ी बात हुई। आज यह बड़ी बात हुई कि आज दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस पर एक डाक टिकट और एक 100 रुपए का सिक्का जारी किया। यह पहली बार है जब इस तरह से प्रधानमंत्री ने संघ की ऊपर जो है एक सिक्का और डाक टिकट जारी की है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 15 अगस्त को लाल किले से उन्होंने संघ की तारीफ की थी, आज भी उन्होंने संघ को लेकर बहुत कुछ कहा। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि संघ की शाखा का जो मैदान है वो एक ऐसी प्रेरणा स्थली होती है जहां अहम से वयम तक का सफर स्वयंसेवक तय करते हैं। और यही जो है संघ के पूरी की पूरी यात्रा है, अहम से वयम। अपना अहम नहीं और हम नहीं, बल्कि हम, मैं अकेला नहीं बल्कि हम, यानी कि हम सब। और इसी तरह से संघ जो है लगातार समाज को, भारत को जोड़ने के लिए लगातार काम करता रहा है। लेकिन इसके बावजूद संघ को लगातार निशाने पर रखा जाता है। आपको अच्छी तरह से मालूम है भारत की विपक्षी पार्टियां संघ को क्या क्या कहती हैं, आरएसएस को क्या क्या कहती हैं। वो ये तक कहती हैं कि आरएसएस जो है वो आतंकी संगठन है। राहुल गांधी के ऐसे बयान हम भूल नहीं सकते। और आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाक टिकट जारी करी और सिक्का जारी किया तो फिर विपक्ष की तरफ से संघ के ऊपर लगातार हमले किए गए। तो आज दो टूक में हम इन सब पर चर्चा करेंगे। आखिर संघ इतना बड़ा संगठन कैसे बन गया? कुछ तो बात होगी कि वो लगातार बढ़ रहा है, लगातार लोगों के दिलों में जगह बना रहा है। आखिर कैसे संघ इतना बड़ा संगठन बना और विपक्ष का जो विरोध है उसके पीछे क्या आधार है? और आज आपको मैं फैक्ट चेक में यह भी बताऊंगा कि संघ को लेकर जो दुष्प्रचार किए जाते हैं, जो झूठ बोले जाते हैं, उनका आज फैक्ट चेक भी करूंगा। तो आज कहीं मत जाइए, संघ को समझना है तो आज दो टूक में लगातार मेरे साथ बने रहिए। संघ के विरोधी भी होंगे और संघ के समर्थक भी होंगे। और आज दो टूक में आरएसएस पर, देश के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन पर दो टूक बात होगी। और आज का मेरा शीर्षक जो है, आज दो टूक का मेरा शीर्षक बड़ा सिंपल है और वो संघ की शाखा से लिया है। संघ की शाखा की पहली पंक्ति, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, क्योंकि ये वो संगठन है जिसकी शुरुआत मातृभूमि की वंदना से उठती है। और इसीलिए संघ की शाखा में पहला जो लाइन है, पहली जो पंक्ति है, वो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, इससे शुरू होती है। मातृभूमि के नमन, मातृभूमि के वंदन से शुरू होती है। तो सवाल ये बड़ा उठना जायज है कि जो मातृभूमि की वंदना करता है, जो मातृभूमि को रोज नमन करता है, उसको लेकर ये जो विरोधी हैं वो ऐसे शब्द, ऐसे बाण क्यों छोड़ते हैं? इन सब पे चर्चा करेंगे। इससे पहले आज की खबरदार समझ लीजिए। आज का मेरा खबरदार क्या है वो समझिए। आज इस खबर को लेकर जिसको हम चर्चा कर रहे हैं, उस खबर को समझिए, उस खबर की धार को समझिए। क्या है आज का खबरदार, ये आपको विस्तार से बताता हूं, एक एक करके बिंदुवार बताता हूं। कई प्रतिबंध और दुष्प्रचार के बावजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए।
आज विजयदशमी से एक दिन पहले, क्योंकि विजयदशमी को संघ की स्थापना हुई थी 1925 में, आज 2025 में 100 साल पूरे कर लिए। शून्य से शतक तक का सफर पूरा करके आरएसएस आज दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। दुनिया में, ये कह सकते हैं भारत में भी और दुनिया भर में संघ के स्वयंसेवक आपको मिलेंगे। आज देश के शीर्ष 5 पदों पर, जी हां, देश के शीर्ष 5 पदों पर संघ से जुड़े व्यक्ति विराजमान है। ये आरएसएस के बढ़ते कदमों का जो है ये एक संकेत भार है कि 5 शीर्ष पदों पर संघ के स्वयंसेवक हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघ के स्वयंसेवक हैं। ये संघ के स्वयंसेवक हैं। ये 3 जो मैंने आपको बताए। संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस पर एक डाक टिकट और 100 रुपए का सिक्का जारी किया, जिसको लेकर विपक्ष को जो है बड़ी तकलीफ हुई और विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ की थी। लाल किले से भी उन्होंने कहा था कि सेवा का जो काम कर रहा है संघ, वो वास्तव में जो है वो अद्भुत है। आज जारी डाक टिकट पर 1963 में गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर आरएसएस के मार्च को दिखाया गया। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था और युद्ध में जो भूमिका थी उसके बाद पंडित नेहरू ने 1963 में संघ को निमंत्रित किया था कि आइए गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लीजिए। जबकि सिक्के पर भारत माता का चित्र है और उन्हें प्रणाम करते स्वयंसेवक दिखाए गए। सिक्के पर भारत माता के जिक्र, और जानते हैं इंटरेस्टिंग बात क्या है, दिलचस्प बात क्या है, और दिलचस्प बात यह है कि आजादी के बाद यह पहला मौका है, पहली बार है कि भारत की किसी मुद्रा पर भारत माता का चित्र आया है। सोचिए, हमको इतने साल लगे, हमने कितने सिक्के नोट छापे, लेकिन आज तक भारत माता का एक चित्र भारत की किसी मुद्रा पर नहीं। लेकिन अब संघ और नरेंद्र मोदी ने इसको भी संभव कर दिखाया कि भारत की मुद्रा पर भारत माता का चित्र है। उम्मीद के मुताबिक भारत के विपक्षी पार्टियों को संघ की तारीफ और सिक्का जारी करना पसंद नहीं आया। संघ ने इसका संघ को लेकर आज भी आलोचना होती रही। कांग्रेस ने आरएसएस को देश तोड़ने वाला संगठन बताया। राहुल गांधी पहले भी ऐसे कई बयान दे चुके हैं। राहुल गांधी के कई बयान पब्लिक डोमेन में हैं, कांग्रेस के कई बयान पब्लिक डोमेन में। आज इन्हीं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो आपको जरूर सुनना चाहिए। उसके बाद आज की डिबेट को शुरू करेंगे। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के ऊपर डाक टिकट और सिक्का जारी करते। सुनिए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ये कोई संयोग नहीं था। ये हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनरुत्थान था, जिसमें राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए अवतारों में प्रकट होती है। इस युग में संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है। हिंदू राष्ट्रांग भूता। हे प्रभु, व्यक्ति निर्माण की ये सुंदर प्रक्रिया हम आज भी संघ की शाखाओं में देखते हैं। संघ शाखा का मैदान एक ऐसी प्रेरणा भूमि है जहां से स्वयं सेवक की अहम से वयम की यात्रा शुरू होती है। भारत का उत्थान ही धर्म स्थापना संघ की शाखाएं के लिए हमने कमर कस व्यक्ति निर्माण की यज्ञ वेदी है। देहि तत्पूर्तये। समाज में उसकी पूर्ति सदियों से हमें गढ़ कर चुकी जो बीमारियां हैं, जो ऊंच नीच की भावना है, जो कुप्रथाएं हैं, छुआछूत जैसी गंदगी भरी पड़ी है, भर दे जो ये हिंदू समाज की बहुत बड़ी चुनौती रही। हर सरसंघ चालक ने भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
परम पूज्य गुरु जी ने निरंतर सारा जग न हिंदू पतितो भवेत की भावना को आगे बढ़ाया। यानी हर हिंदू एक ही परिवार है, जानते हैं कोई भी हिंदू कभी पतित या नीचा नहीं हो सकता। और विकट पूज्य बाला साहब देवव्रत जी के शब्द भी हम सबको याद है। वो कहते थे, छुआछूत अगर पाप नहीं, हुए इस पथ को छुआछूत अगर पाप नहीं तो दुनिया में कोई पाप नहीं। राष्ट्र साधना की इस यात्रा में ऐसा नहीं है कि संघ पर हमले नहीं हुए, संघ के खिलाफ साजिशें नहीं हुई। हमने देखा है कैसे आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ। परम पूज्य गुरु जी को झूठे केस में फंसाया गया, उन्हें जेल तक भेज दिया गया। लेकिन आध्यात्मिक जब पूज्य गुरु जी जेल से बाहर आए, तब परम पूज्य गुरु जी ने बहुत सहजता से कहा था, कभी कभी जीभ दांतों के नीचे आकर दब जाती है, कुचल भी जाती है, लेकिन हम दांत नहीं तोड़ देते, क्योंकि दांत भी हमारे हैं और जीभ भी हमारी है। और दूसरी बात, जिसने कभी कटुता को जन्म नहीं दिया, वो है प्रत्येक स्वयंसेवक का लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं में अडिग विश्वास। जब देश पर इमरजेंसी थोपी गई तो इसी एक विश्वास ने हर स्वयंसेवक को ताकत दी, उसे संघर्ष करने की क्षमता दी। इसलिए समाज के अनेक थपेड़े झेलते हुए भी संघ आज तक विराट वट वृक्ष की तरह अडिग खड़ा है। तो चलिए, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, उन्होंने किस तरह से कहा कि संघ की यात्रा के संदर्भ में उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही और इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। 4 मेहमान मेरे साथ आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी। मेरे साथ एडवोकेट निखिल जैन जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। मेरे साथ किशोर तिवारी जी जुड़े हैं, शिवसेना यूबीटी के नेता हैं और इनका कहना है कि पहले वो संघ के स्वयंसेवक थे, संघ से जुड़े रहे थे, लेकिन अब संघ के विरोधी भी हैं नागपुर के। मुझे नहीं मालूम, मैंने इनके दावे की बात करी। सर बारी आएगी तो बात करेंगे, बारी आएगी तो बताएंगे। मुझे नहीं मालूम, संघ के स्वयंसेवक है। अच्छा, आज भी संघ के स्वयंसेवक। अच्छा ठीक है, ये बात है, क्योंकि संघ का स्वयंसेवक कहते हैं कि जो एक बार होता है वो हमेशा संघ का स्वयंसेवक रहता है। लेकिन ये तिवारी जी के मुंह से ही सुनेंगे, क्योंकि आज उनकी पार्टी ने तो जोरदार हमला संघ पर किया है। और मेरे साथ ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर जी हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। 2-2 की रोज की तरह 1.5 मिनट मैं निखिल जैन जी और आरपी सिंह जी आप दोनों को दे रहा हूं। आज जो डाक टिकट जारी हुई, जो सिक्का जारी हुआ, सरकार ने आखिर क्यों जरूरत समझी, ये तो जवाब आपको देना चाहिए। दूसरी बात यह निखिल जी, ये आपको बताना है कि आखिर 100 वर्ष किसी का भी जन्मदिन होता है तो सब लोग उसको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, लेकिन आज भी आरएसएस को लेकर जो एक प्रोपेगेंडा था, एक नफरती बयानबाजी थी, आज भी वो जारी रही। क्यों? शुरुआत कीजिए निखिल जैन जी, आपके 1.5 मिनट। चूंकि आपने डिबेट के शुरुआत में ये कहा कि कौन सा संगठन ऐसा है जिस पे सबसे ज्यादा नफरती दुष्प्रचार का असर हुआ है, मेरे ख्याल से वो आरएसएस नहीं, वो कांग्रेस है। जिस संगठन ने, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने अंग्रेजों से लड़के देश को आजादी दिलाई, जिसमें से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े बड़े नायक हुए, आज उसको बीजेपी और आरएसएस मिलकर ऐसे बताते हैं कि जैसे ये तो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, जबकि सबको हिस्ट्री पता है। रही बात 1963 में की परेड में आरएसएस को बुलाने की, यहां पर आरएसएस ने फिर से एक दुष्प्रचार करा। अमित मालवीय ने सबसे पहले शुरुआत करी। उन्होंने ये किसी को बताया ही नहीं कि 1963 की रिपब्लिक डे की जो परेड थी, इट वाज नॉट द मिलिट्री परेड जैसे जनरली होती है, वो सिविलियन परेड थी। कोई भी सिविलियन आके जुड़ सकता था। तकरीबन 1 लाख लोग आए थे और आरएसएस अपनी मन मर्जी से 2000 अपने लोगों को लाई थी, अपने यूनिफॉर्म्स पे परेड करवाया था। सरकार ने कभी कोई इनविटेशन आरएसएस को दिया ही नहीं था। रही बात आरएसएस आज क्या 100 वर्ष का हुआ है, बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं आरएसएस को। शायद आरएसएस को इसका भी धन्यवाद एक कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए कि इतनी सरकार में इतनी मजबूती होने। निखिल जैन जी का संपर्क 1948 में जब गांधी जी की हत्या में उनका एक संदिग्ध
रोल पाया गया। सरदार पटेल जी ने उन्हें बैन करा, लेकिन वो बैन बाद में लिफ्ट भी करा, ये कह के कि आप आज से कोई राजनीतिक कार्यों में पार्ट नहीं लेंगे। लेकिन राजनीतिक कार्यों में पार्ट भी लिया गया, लेते चले जा रहे हैं। और उसके बाद आरएसएस जिस तरीके के विचार रखता है महिलाओं के प्रति, पिछड़ी जातियों के प्रति, वही एक कारण है कि क्यों आरएसएस को देश की जनता पसंद नहीं करती। ओके निखिल जैन जी, आपके 1.5 मिनट पूरे और थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप स्क्रीन पर नहीं दिख रहे थे, हालांकि आपकी आवाज सुन रहे थे। 1.5 मिनट तक हमने आपको सुना, कई बातें आपने कही, उन सब पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। लेकिन आरपी सिंह जी अगर मुझे दिखा दें तो आरपी सिंह जी को मैं 1.5 मिनट देता हूं और आरपी सिंह जी बताएंगे क्यों सरकार को संघ की जो है वो डाक टिकट जारी करनी पड़ी। बाकी जो आपने चीजें कही है प्रफुल्ल केतकर जी है, मुझे लगता है उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। आरपी सिंह जी को दिखाइए। जी आरपी सिंह जी, आपके 1.5 मिनट, आपने निखिल जैन जी को सुना और सरकार को क्यों जरूरत लगी कि एक संगठन का इस तरह से डाक टिकट प्रधानमंत्री खुद जारी करते हैं, सिक्का जारी करते हैं। अशोक जी, आपने संघ की प्रार्थना शुरू में बताई, शुरू में नमस्ते सदा वस्ले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखंबर विद्रोहम। मतलब संघ की जो पूरी की पूरी रचना और सोच है वो इसलिए है कि देश के किस प्रकार से हम राष्ट्रवाद की आगे बढ़ाए। वो राष्ट्रवाद की जीवंत गाथा है, की यात्रा है, बल्कि राष्ट्रवाद की एक पूरी विचार है। माफी। और संघ की शताब्दी के तक अनुशासन, देशभक्ति और सेवा का संस्कार समाज में रोपा है। संघ ने लगातार यही किया। संघ ने समाज में देशभक्ति, मैं खुद संघ का स्वयंसेवक हूँ, आज लगभग 49 साल 49 ईयर्स हो चले, निरंतर एक ही बात कि राष्ट्र कैसे, राष्ट्र पहले, राष्ट्र ही है, इसी बात को लेकर लगातार हमको सिखाया गया और बात की जाती है। परंतु अभी मेरे मित्र दुष्प्रचार की हद कर रहे थे जब वो कह रहे थे 1963 के अंदर संघ की शाखा के अंदर संघ के कार्यकर्ताओं को, स्वयंसेवकों को 1963 के अंदर बुलाया नहीं गया था, जबरदस्ती आ गए, 1 लाख लोग आ गए। जरा तब के वीडियोस मैं चाहता हूँ आपकी आर्काइव्स में वो दिखा देना चाहिए। 1 लाख लोग परेड के अंदर आ गए, उसमें और वो बेकायदा निमंत्रण देकर बुलाया गया था। ये नहीं कि जो रोल संघ ने प्ले किया था 1962 के युद्ध के अंदर, उसके चलते निमंत्रण देकर बुलाया गया था। और ये जो उन्होंने कहा कि संघ के रोल था महात्मा गांधी जी के उस के शहादत में अंदर जन को मारने में, जरा ये भी मैं क्लियर कर दूं, वो ये चिट्ठी है सरदार पटेल जी की, इसमें उन्होंने बड़ा स्पष्टता से लिखा कि संघ का कोई रोल नहीं है। ये आधी बात बताते हैं, आधी बात नहीं बताते। और ये 16 जुलाई 1949 की चिट्ठी है। तो क्या कि जो इनको सूट करता है उसके हिसाब से बात करते हैं, और जो सच है वो बताने से संकोचते हैं। परंतु एक बात समझ लीजिए, ये लगातार निरंतर 100 साल से भारत के अंदर भारत माता की जय घोष का जयकारा जिन्होंने शुरू किया था, और आज भी भारत माता की जय घोष का जो जयकारा लगाते हैं, कांग्रेस ने कभी नहीं लगाया था भारत माता की जय घोष का जयकारा, आज भी भारत माता की जय घोष का जयकारा लगाते हैं, वो है संघ। ओके, ठीक है, 1.5 मिनट हुए। रिस्पॉन्ड आप, मैं सोच रहा था कि आज मैं रिस्पॉन्ड करूं, लेकिन मैं आज इसमें समय अपना नहीं ले जाना चाहता। लेकिन निखिल जैन, ये एक बहुत बड़ा फेक नैरेटिव है कि आज़ादी सिर्फ कांग्रेस ने दिलवाई, जो आपने शुरू में कहा। मेरे पास, मैं अगर उदाहरण गिनाने शुरू करूंगा, मैं आपको 150 उदाहरण, अभी आपको अगले 15 मिनट में 150 उदाहरण बता सकता हूं जब कांग्रेस का जन्म भी नहीं हुआ। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं सर आज मैं उसमें जाना नहीं चाहता ना, आज आरएसएस बात, लेकिन मैंने कहा वो इनकी फेकरी कॉल ऑफ हो जाएगी। निखिल जैन, संघ की कांग्रेस का स्थापना हुई थी 1885 में। 1872 के अंदर 49 सिखों को तोप के गोले छोड़ाया गया था। एक कांग्रेस का नेता बता दो जिसको तोप के गोले छोड़ाया गया था। सर मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं, इस डिबेट में जाऊंगा तो मैं आज 150, मैं 15, एक मिनट, नहीं मुझे इस डिबेट में जाना नहीं, आज मुझे जाना नहीं। मेरे पास ऐसे 150 नाम है जिनका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं रहा, जिनकी शहादत हुई, जिनको फांसी पे चढ़ाया गया, जिनको तोप के गोले चढ़ाया, जिनको जो है बरगद के पेड़ पे, इमली के पेड़ पे जिनको जिंदा लटका दिया गया। कांग्रेस का जन्म भी नहीं हुआ था तब, उससे पहले। लेकिन मैं आज उस डिबेट में नहीं जा रहा, मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा। एक मिनट मैं जवाब दे दूं। हाँ बोलिए। मैं थोड़ा सा मिसकोट हुआ इसके। अशोक जी, मैंने कभी ये नहीं कहा कि केवल और केवल कांग्रेस का। चलिए, ओके, ठीक है, चलिए आज अच्छी बात है। चलिए बधाई, शुक्रिया निखिल जैन आपका, शुक्रिया आपका कि आज एक कांग्रेस समर्थक ने, एक मिनट सर, आरपी सिंह जी रुकिए, ये मेरे लिए 2 टूक की एक बड़ी उपलब्धि है। आज कांग्रेस के समर्थक ने स्वीकार किया कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने आजादी नहीं दिलवाई, कई और संगठन थे साथ साथ जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बराबर हिस्सा लिया, और हमको आजादी सिर्फ कांग्रेस की वजह से नहीं मिली हमको। ओके, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। सुनिए सर, अब रुकिए निखिल जैन, अब ये डिबेट को डिरेल करना होगा। आपने स्वीकार करा, मैं उसके लिए आपको बधाई दे रहा हूं, और मैं अपने दर्शकों को
बता रहा हूं, ये अच्छी बात है, आपने स्वीकार किया। लेकिन जल्दी से आपने जो 26 जनवरी को लेकर आपने कुछ बातें कही, मैं प्रफुल्ल केतकर जी, आपने निखिल जैन जी को सुना, कुछ जो चीजें हैं वो उन्होंने रखी कि भाई इस तरह से निमंत्रण नहीं दिया गया था, और जो है 1 लाख लोग पहुंचे थे, उन्हीं में जो आरएसएस वाले भी वर्दीधारी पहुंच गए, तो ये निमंत्रण देना थोड़ी हुआ। नहीं, अच्छी बात है। पहली बात तो सच्चाई ये है कि माधवराम हुए उस समय संघ के क्षेत्र प्रचारक थे, उनको फोन आया था, उनको ये निवेदन किया गया था, संघ का भी ये प्रूफ आता है तो बहुत अच्छी बात होगी, और उसके आधार पर वो सम्मिलित हुए थे। उसके बहुत सारे उदाहरण और तथ्य अवेलेबल है, अभी तक उसमें से कुछ स्वयंसेवक जीवित भी है और उनसे मैंने बात करके उसकी स्टोरीज भी की है, उनके फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है। लेकिन मूल प्रश्न यह है कि क्या मातृभूमि की सेवा करने के लिए निमंत्रण देना पड़ता है क्या, और कांग्रेस निमंत्रण देने वाली कौन होती है? दिक्कत यही हुई है अशोक कि स्वाधीनता के बाद जो कांग्रेस एक फोरम थी, जिसको महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस का उद्देश्य अभी परिपूर्ण हो गया, एक फोरम के नाते थी महासभा। कांग्रेस का अर्थ होता है महासभा, सारे विचारों के। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे या नहीं थे? एक ही जगह पे हिंदू महासभा का भी अधिवेशन होता था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का भी अधिवेशन होता था। प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस आय जब बन गई तो कांग्रेस रही कहां? जब कम्युनिस्टों ने टेक ओवर कर लिया 1967 में तो कांग्रेस रही कहां? लेकिन फिर भी यह दावा ठोकते हैं, वहां पे वो भ्रम फैलाते हैं, ये तो डायनेस्टिक पार्टी हो गई है। लेकिन फिर भी आज ने जैसे कहा, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। अंतर कहां पे है? मैं तो खुद कहता हूं, कांग्रेस दावा करे कि डॉक्टर हेडगेवार हमारे थे, हम में से निकले, हमारे से ही उन्होंने प्रेरणा लेकर संघ की स्थापना शुरू की। डॉक्टर हेडगेवार स्वयं कहते थे, मैं, और वो अंततः कांग्रेस के सदस्य रहे भी, और वो कांग्रेस के नाते सत्याग्रह करके गए थे। कांग्रेस ने हेट फैलाई संघ के बारे में, संघ ने कांग्रेस के बारे में हेट नहीं फैलाई। 49 का भी ये लगाने से पहले नेहरू बोल चुके थे, आई विल क्रश दिस मेंटालिटी। तो ये दुश्मनी पाली कांग्रेस ने है, संघ ने तो कभी नहीं। संघ ने तो यही कहा कि सारा समाज हमारा है, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हमारा है, ये मातृभूमि मानकर जो भी काम करना चाहते हैं उनके साथ। आज भी जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो अच्छा है वो भी, जो कम अच्छा है वो भी, उसको भी अपनाना है। उसके साथ यदि मातृभूमि का संस्कार देकर जैसा है वैसा स्वीकार करो, जैसा चाहे वैसा बनाओ। एक मुझे उदाहरण कोई बता दीजिए, 1925 में जिन विचारों के आधार पर जो भी दल, जो भी संगठन, जो भी मूवमेंट चला था, वो आज उसी ताकत के साथ या उससे बढ़कर जीवित है। इसका एक उदाहरण बता दीजिए। तो मैं सिंपल सी बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये एक ऐसा विचार था जिसने ये माना कि भारत एक सनातन प्राचीन राष्ट्र है। कांग्रेस ने क्या गलती की? नेहरू की कांग्रेस ने ये माना कि भारत, ब्रिटिशों ने जैसे पढ़ा के गए थे कि इंडिया इज नेशन इन द मेकिंग, हम नया राष्ट्र बना रहे। आप नया राष्ट्र नहीं बना रहे हो भाई, राष्ट्र बहुत प्राचीन है, उसके पुनर्निर्माण की प्रक्रिया हमको करनी है। तो एक नई राज्य की व्यवस्था भले ही हमने लाई हो, लेकिन इस गलत फहमी में जो रह गए कि हमको मंदिर नहीं चाहिए, मैं आधुनिक मंदिर बना रहा हूं, मैं, और पनपता रहा परिवारवाद। और फिर बाद में तो आज ऐसी स्थिति आ गई अशोक कि जिन्होंने भारत को राष्ट्र ही नहीं माना, भारत को टुकड़ों में देखा, 16-25 टुकड़ों में होते हुए देखा, उस कम्युनिस्ट विचारधारा ने कांग्रेस को टेक ओवर कर लिया है। तो ये संघ की समस्या नहीं है, ना हिंदुत्व के विचार की समस्या है। ये कांग्रेस ने अपने आप को आज समाज क्यों नकार रहा है, इस पर कांग्रेस ने सोचना चाहिए। संघ से तुलना करने का तो कोई संबंध ही नहीं है। मैं किशोर तिवारी जी 1 मिनट आ रहा हूं, मैं 30 सेकंड जरा निखिल जैन को सिर्फ एक बात। निखिल जैन, ये बात जो प्रफुल्ल केतकर ने कही, ये इंटरेस्टिंग बात है, और ये बात मुझे लगता है कि ये फैक्ट भी है। आरएसएस की ओर से कोई भी आरएसएस का प्रमुख रहा हो, आरएसएस का जो पद पर रहा हो, वो कांग्रेस की आलोचना उन्होंने कभी नहीं करी। यहां तक कि मैंने कई बार सुना है, उन लोगों को लाइव सुना है, वहां तो हमेशा कहते हैं कि भाई हम तो कांग्रेस का भी सहयोग करने के लिए तैयार है, कांग्रेस कहेगी तो हम अपना व्यक्ति जो है कांग्रेस में भेजने के लिए तैयार हैं। तो फिर तकलीफ क्या है? उदाहरण केवल निखिल जी को जानकारी नहीं होगी इसलिए बता रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, पहला जो एंटी कन्वर्जन बिल आया था वो कांग्रेस की सरकार ने लाया था, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसका समर्थन किया जी।
आज वो उनके बेटे को जो उस समय के मुख्यमंत्री थे आज उनको भी किनारे करने में लगे हुए हैं, वो बात अलग है। लेकिन मैं जब 1955 में मध्य प्रदेश में पहली बार नियोगी कमीशन बना, आ रहा हूं सर, कोई वहां पे भाजपा की सरकार नहीं थी, लेकिन नियोगी कमीशन जिस तरीके से जनजाति क्षेत्र में मतांतरण हो रहा है उसको लेकर जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसका समर्थन किया था। पहली बार जब राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ तो 1983 में पहली धर्म संसद हुई थी, उसकी बात उठाने वाले दाऊ दयाल खन्ना, हाँ, वो कांग्रेस के थे, कांग्रेस के कल्चर मिनिस्टर थे, बिल्कुल। धर्म संसद के जो पहले अध्यक्ष थे वो सरदार वो करण सिंह थे। आज उनकी क्या स्थिति है, कांग्रेस उसको क्यों नहीं ऑन करती? कांग्रेस ने एजेंडा जो है वो अपना बदल लिया। ओके निखिल जैन, निखिल जैन, हाँ, सबसे पहले तो जो ये बात कही गई कि हेडगेवार जी ने आरएसएस जब बनाई उसके बाद भी वो कांग्रेस के मेंबर रहे, ये बात एकदम गलत है। इसका अगर कोई प्रमाण दे सके तो दे दें। दूसरी बात ये बात कही गई कि आरएसएस ने कभी भी कांग्रेस को क्रिटिसाइज नहीं करा। सर आपने इंडिकेट नहीं करा, अशोक जी आपको इंडिकेट करने से रोकना होगा। वो भाषण दे रहे हैं उसके बाद इंडिकेट अलग से कर रहे हैं, ये कैसे? एक मिनट एक एक करके। 1925 में हुई, 1931 में सत्याग्रह हुआ, सत्याग्रह में वो 9 महीने जेल में रहे। मैं वो सारे फैक्ट चेक में बताने वाला। एक मिनट प्रफुल्ल जी, एक मिनट वहां पे उपस्थित, प्रफुल्ल जी एक मिनट रुकिए, प्रफुल्ल जी एक मिनट रुकिए। वो सारे फैक्ट चेक मैं करने वाला हूं और आपको भी मैं मौका दूंगा फैक्ट चेक करने का, क्योंकि निखिल जैन जी ये बोल रहे हैं वो भी गलत है। मैं निखिल जैन आपको बता रहा हूं, मैं अभी ब्रेक के बाद फैक्ट चेक करूंगा, सारी चीजें मैं सामने रखूंगा, ठीक है ना? लेकिन आप आगे बोलिए। मैं जवाब दे सकता हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच। अब एक ये चीज कही गई कि आरएसएस ने कांग्रेस को कभी क्रिटिसाइज नहीं करा, ये भी गलत है। वी आर नेशनहुड डिफाइंड में गोलवलकर जी जो आरएसएस के चीफ थे, उन्होंने कांग्रेस को, तब से माइनॉरिटी अपीजमेंट के कांग्रेस पे आरोप लगाए जा रहे हैं। 1947 में भी आरएसएस ने कांग्रेस को कहा कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम के नातों को अच्छे से नहीं संभाला। उसके बाद नेहरू को भी पावर सेंट्रलाइज कर रहे हैं, ऐसे आरोप लगाए गए। उसके बाद 1970 में इंदिरा गांधी के खिलाफ ने भी आरएसएस ने बोला। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आरएसएस ने कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं बोला, और कांग्रेस के खिलाफ बोलना तो उनका अधिकार है। मैं कहता हूं कुछ भी गलत नहीं है उसमें। गलत यह है कि जब देश का संविधान लागू हुआ तो आरएसएस के प्रमुख ने, आरएसएस के लोगों ने यह कहा कि इसमें कुछ इंडियन नहीं है, इस कॉन्स्टिट्यूशन से देश नहीं चलना चाहिए, देश मनुस्मृति से चलना चाहिए। दिक्कतें वहां है। आरएसएस ऐसा संगठन है, और मैं तो मानता हूं बच्चों को पढ़ाना चाहिए आरएसएस के बारे में। कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती है कि आरएसएस के बारे में प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। पढ़ाना चाहिए कि क्या रोल आरएसएस का रहा है और किस तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल में आरएसएस ने कोई भी पार्ट नहीं लिया। ब्रिटिशर्स की सीआईडी की रिपोर्ट पता क्या है कि आरएसएस निखिल जी दिक्कत पता क्या है? दिक्कत पता क्या है निखिल जी? दिक्कत पता क्या है? मैं किशोर तिवारी जी आ रहा हूं आपके पास, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। दिक्कत यह है कांग्रेस क्या पढ़ाएगी? कांग्रेस तो बताती रही है कि बाबर महान था, बाबर की पूजा करवाती रही। अब नहीं मैंने बोलने का मौका दिया, आवाज बंद। अब मैं इस डिबेट में नहीं, इसमें मैं बहस नहीं करना चाहता। कांग्रेस क्या पढ़ाएगी? कांग्रेस, राहुल गांधी आज क्या किताब लिखेंगे? राहुल गांधी आज किताब लिखेंगे कि मुस्लिम लीग जो है वो एक सेकुलर संगठन है, लेकिन आरएसएस और हिंदू संगठन जो आतंकवादी संगठन है। तो ऐसी कांग्रेस क्या पढ़ाएगी आज? तो कांग्रेस नहीं पढ़ा रही, देश में बड़ा उपकार कर रही है, क्योंकि वो जो पढ़ाएगी वो झूठ पढ़ाएगी। और झूठ कैसे कैसे पढ़ाती रही है वो मैं आपको फैक्ट चेक में बताऊंगा, एक एक झूठ बताऊंगा कांग्रेस का आरएसएस को लेकर। इसलिए कांग्रेस नहीं पढ़ाए तो देश का भला होगा, क्योंकि झूठ पढ़ाना, बच्चों के मन में जहर बोलना, ये कांग्रेस ने इतने साल तक किया, कम से कम आज ना करे। लेकिन किशोर तिवारी जी बोलिए। किशोर तिवारी जी। नहीं, ये बहस का मुद्दा नहीं। आज संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं, और मैं एक बताऊं, मेरा जन्म 58 में हुआ और 1963 से मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूं। मेरे पिताजी फुल टाइम प्रचारक थे और मैं शाखा प्रमुख हुआ 1968 से, और 74 मैट्रिक पास होने तक मैं शाखा प्रमुख था। फिर अमरावती में पढ़ने आया, तब भी वहां मैं शाखा में जाता था, प्रमुख था। अब मुझे जब मैंने देखा कि कांग्रेस ने विरोध किया, तो कांग्रेस में एक ही बात बोलते थे कि ये वर्ण व्यवस्था या मनुस्मृति की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र स्थापना की बात करते हैं, यह मुस्लिम द्वेष फैलाते हैं। तो अशोक श्रीवास्तव जी, आपने मुझे बताया कि मैं विपक्ष का नेता हूं और सबसे प्रखर आवाज है, लेकिन मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ हूं, मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूं, और मैं
आरएसएस संगठन से जुड़ा हुआ हूं, उसके ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग में जो प्रोग्राम होते हैं, ओटीसी कहते हैं, कैंप कहते हैं उसे, वो उसमें सब ट्रेन वेंड लेके मैं मैट्रिक पास हुआ था। तो मैं एक बात क्लियर करा देता हूं, और मेरे कांग्रेस के जो मित्र है वो भी समझ ले कि संघ में कभी जातिवाद या वर्ण व्यवस्था पे कभी पढ़ाया नहीं जाता। पढ़ाया क्या जाता, वहां पे राष्ट्रीयता पढ़ाई जाती, एक बात। और भारत ये राष्ट्र है और राष्ट्र के लिए समर्पित हो जा, ये बोल, और वहां पर संस्कार पे काम होता है। दूसरी एक बात है, हिंदू, इसको उन्होंने संस्कृति मानी है, यह संप्रदाय बोलकर नहीं माना है। और भारत में जो भी रहने वाला है वो हिंदू यानी सनातनी है, ऐसा माना हुआ है। अब मैंने जब सब राजनीति में आया तो राजनीति में यह मुद्दे नहीं है। राजनीति में जो मुद्दे हैं जिसपे मैंने संघ में काम करते हुए देखा, वनवासी कल्याण में काम कर रहे हैं, शिक्षा पे काम कर रहे हैं, जब डिजास्टर होता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट में वो काम करते हैं। अब ये सब चीजें जो है तो कांग्रेस ने इससे सीखना चाहिए। अब फोकस क्या है सर एक मिनट, फोकस क्या है किशोर जी, एक मिनट आपको रोक रहा हूं। आपने कहा कांग्रेस को सीखना चाहिए, बिल्कुल सही आपने बात की। अब देखिए, किशोर तिवारी और संजय राउत में क्या फर्क है? किशोर तिवारी संघ की शाखाओं में गए, संघ से संस्कार लिए, इसलिए आज वो बता रहे हैं कि संघ से सीखना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के जो संजय राउत हैं, उनकी आप भाषा सुन लीजिए, उनके आज का बयान सुन लीजिए, तो दिक्कत यही है, शायद उनको भी संघ की शाखा में जाते तो संजय राउत को भी थोड़े संस्कार मिल जाते और उनको समझ में आ जाता संघ क्या है। बोलिए, पूरा कर लूं, बोलिए। हाँ देखो, मैं एक नेशनलिस्ट आदमी हूं और सोशल जस्टिस के लिए काम कर रहा हूं, किसानों में और आदिवासियों में काम करता हूं। लेकिन मैंने कभी किसी डिबेट में मैं आरएसएस से दूर हो गया हूं या मेरे कोई डिफरेंसेस है ऐसा बोला नहीं। आरएसएस के लोग कांग्रेस में भी है और आरएसएस के लोग मेरे शरीक के कई है जिनको बीजेपी के कई लोगों के विचार पटते नहीं। लेकिन एक बात मुझे अशोक जी खटक रही है, बताइए। 11 साल के बीजेपी के राज में पूरे दुनिया में देखो, वेद को मानने वाले या वेद को प्रमाण नहीं मानने वाले जितने धर्म है उनका ये देश है। तो भारत को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करना चाहिए था, ऑफिशियली स्टेटस देना चाहिए था, वो मोदी जी ने किया नहीं। ओके, इसका मुझे खेद रहेगा। ठीक है, आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। भाई वो कह रहे हैं वो तो संघ के है संस्कारों से, लेकिन आपने जो संघ का था, हिंदू जो है भारतवर्ष को घोषित नहीं किया हिंदू राष्ट्र। नहीं, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत नहीं है। अगर उनकी परिभाषा से मैं बोलूं तो अगर भारत की संस्कृति के हिसाब से तो भारत की संस्कृति है और ये एक राष्ट्र है। तो जिन लोगों को राष्ट्र की परिभाषा नहीं पता, इसलिए उनको ये इंडियन नेशन और ये सब चीजें अलग अलग, या इंडिया इज दी कॉन्फेडरेशन ऑफ कई सारे राज्यों को मिलाकर एक भारत बना हुआ है, वो राहुल गांधी की भाषा है, वही अमृतपाल सिंह खालिस्तानी की वही भाषा है। परंतु एक बात निखिल, ये राहुल गांधी खुद एडमिट कर चुके हैं, बाकी छोड़ो कि कांग्रेस में भी आरएसएस के लोग हैं और मुझे उनको वो ये कहते हैं कि मुझे कितना टारगेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, भगवान को सद्बुद्धि दे, परंतु वो एडमिट कर चुके पब्लिक अपनी स्पीच के अंदर। तो इसलिए आरएसएस के प्रति इतनी घृणा मत करिए। अगर आरएसएस ना होता तो आज ये जो बदलाव हुआ ना देश के अंदर, ये जो आज गरीब उत्थान से लेकर और जो देश की संस्कृति को लेकर और देश को मान सम्मान आगे बढ़ाने वाला जो कार्यक्रम चला है, वो होता नहीं, आज देश फिर किसी ना किसी बंटवारे के रास्ते में खड़ा होता। ओके, निखिल जैन आप रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से। लेकिन एक बात मैं निखिल जैन आपसे कहना चाहूंगा, अभी जो किशोर तिवारी जी ने कहा ना कि संघ से सीखना चाहिए, कांग्रेस को भी सीखना चाहिए। और क्या सीखना चाहिए, देखिए मैं आपको बताता हूं। आप सबको मालूम होगा राहुल गांधी वायनाड के सांसद थे, वायनाड में लैंडस्लाइड आई थी, और जब तक उस वायनाड में राहुल गांधी और वायनाड की होने वाली सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ट्वीट कर रहे थे कि अभी बारिश बहुत हो रही है, अभी बारिश बहुत हो रही है, हम 1-2 दिन में पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले संघ के स्वयंसेवकों ने जाकर वायनाड में, जो राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र था है और आज प्रियंका गांधी का संसदीय क्षेत्र है, उस वायनाड में संघ के स्वयंसेवकों ने बाकायदा लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी थी। यह आरएसएस है,
इससे सीखना चाहिए न सिर्फ कांग्रेस को, बल्कि मैं कह रहा हूं देश की सभी पार्टियों को, देश के सभी स्वयंसेवी संगठनों को सीखना चाहिए कि जमीन पे किस तरह से सेवा की जाती है। बोलिए अशोक जी, एक तो छोटी सी मैं अपनी एक आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूँ। पैनल जब बनता है तो आप 4 वर्सेस 1 पैनल बनाएंगे तो कम से अरे कम सर आपको एक मिनट ना, वो अच्छा सर इसी में एक 30 सेकंड सर 30 सेकंड भाई किशोर तिवारी जी, आपके संगठन, आपके इंडी गठबंधन के साथी हैं, अगर वो आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? मेरा क्या कसूर है? अगर सुनिए ना, एक मिनट निखिल जैन जी, कहां बचेंगे? आपने सुनिए ना मेरे एक 30 सेकंड निखिल जैन, 30 सेकंड निखिल जैन, 30 सेकंड। डीके शिव कुमार ने प्रार्थना गादी थी, उसके बाद उनको माफी मांगनी पड़ी। अब ये हो सकता है किशोर तिवारी से आप माफी मंगवा दें, वो अलग बात है, लेकिन वो आप ही के सहयोगी है सर। अगर तारीफ कर रहे हैं तो मेरा कोई हाथ नहीं है। अशोक जी चलिए दर्शक समझ लेंगे कि क्या मैं बात करना पड़ेगा, पर आपसे मुझे बात करना पड़ेगा, मैं उन सवालों का जवाब दे देता हूँ। निखिल मुझे बात करना पड़ेगा। किशोर जी प्लीज पहले मैं अपना जवाब दे दूं। अरे निखिल मेरी इंटीग्रिटी पे सवाल उठा रहे, मेरे इंटीग्रिटी पे सवाल उठा है। अरे निखिल मेरे इंटीग्रिटी पे सवाल उठा है, ये मेरे इंटीग्रिटी पे सवाल उठा रहे हैं। इंटीग्रिटी पे मैं सवाल नहीं उठा रहा, मेरे इंटीग्रिटी पे सवाल नहीं उठा रहा, मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा ओके 30 सेकंड ओके सर, समय ना, एक मिनट 30 सेकंड किशोर तिवारी, 30 सेकंड निखिल जैन, एक एक करके प्लीज जल्दी से किशोर तिवारी जी। पहले मुझे बोलने दो। हाँ बोलिए। देखिए, मैं सरकार के कई निर्णय और कई नीतियों के खिलाफ सबसे मुखर हूं और सरकार की नीतियों के खिलाफ, व्यक्तियों के खिलाफ नहीं। सरकार की नीतियां किसानों के विरोधी है, पूंजीपतियों के साथ है। सरकार का विकास का मॉडल यह विनाश का मॉडल है, ऐसा मैं मानता हूं। और सरकार से मैं दो हाथ कर रहा हूं, पिछले 11 साल से भिड़ा हुआ हूं। मुझे सत्ता से हकाल दिया गया, मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। निखिल जी, मेरी इंटीग्रिटी पे आप सवाल मत उठाओ, लेकिन जो कुछ मैंने संस्कार सीखे हैं, जो कुछ हिम्मत आई है मेरे में, अपने उसूले से कॉम्प्रोमाइज मत करो, ये मैं संघ से सीखी है, तो मैं इतना बेईमान नहीं हो सकता हूं बाबा, मैं इतना बेईमान नहीं हो सकता। ओके चलिए निखिल जैन जी। अशोक जी, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, मैं किशोर जी की इंटेग्रिटी पे सवाल नहीं उठा रहा था। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि जब हम आरएसएस पे चर्चा कर रहे हैं तो 3 लोग आरएसएस के समर्थक या आरएसएस के मेंबर्स हैं और एक इंसान है जो आरएसएस का विरोध कर रहा है, तो वो अनफेयर हो जाता है। नॉनदलेस मैं पता नहीं जो बचपन में सवाल शायद पूछे एक बार प्रार्थना हो गई आपको होगी, इंटरजेक्ट नहीं आज कर रहा मानेंगे था, नहीं, पता मुझे लगे। जवाब देने देंगे तो प्लीज सर, बहुत दिक्कत हो जा रही है। चलिए आप जवाब दे पाऊंगा मैं। आरपी सर ने ये कहा कि राहुल गांधी को लगता है कि इंडिया कोई देश नहीं है। राहुल गांधी ने जो शब्द बोले थे वो संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखे हैं, पहले अनुच्छेद में लिखे हैं, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया भारत राज्यों का एक संघ है, उसमें सर कुछ गलत नहीं है। हमारी अलग भाषाएं हैं पर हम सारे एक देश हैं, हम सारे भारतीय हैं। आप पंजाबी हैं, कोई यहाँ पर बिहार से होंगे, कोई यहाँ पर महाराष्ट्र से होंगे, मैं भी पंजाबी हूँ, अलग राज्यों से हैं। बिल्कुल सर, मैं भी नहीं सर, पूरा करिए, हम सारे पहले भारतीय हैं और फिर दूसरे राज्यों से। आरपी सर, मैं आपको इंटरजेक्ट सर आप रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, एक एक करके हम बात कर लेते हैं, समय कम है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कास्ट पे एक बात करी गई। किशोर जी ने कहा कि आरएसएस कभी भी एंटी कास्टिस्ट या लोअर कास्ट के खिलाफ बात नहीं करती। शायद जिन शाखाओं में वो गए हों उनमें शायद नहीं करते होंगे, लेकिन आरएसएस ने वर्ण व्यवस्था का सपोर्ट करा। आरपी सिंह जी प्लीज रुकिए। आरपी सिंह जी ऐसे चिल्ला चिल्ली में नहीं समझ आएगा किसी को। आरपी सिंह जी ऐसे चिल्ला चिल्ली में नहीं समझ, उनको बात पूरी करने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा सर। आरपी सिंह जी ऐसे चिल्ला चिल्ली में नहीं डिबेट हो पाएगी। अरे भाई ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी सर, ऐसे। ओके चलिए, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, क्योंकि मैं ब्रेक के बाद आऊंगा और मैं आपको ब्रेक के बाद पहले फैक्ट परफेक्ट, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं संघ को लेकर, आरएसएस को लेकर लगातार झूठ फैलाए गए हैं। उन झूठ में से कुछ झूठ का मैं सारे झूठ करने लगूंगा तो पूरा प्रोग्राम उस पर हो जाएगा, लेकिन ब्रेक के बाद उन फैक्ट परफेक्ट के उसके बाद आऊंगा मैं। इस 2 टूक में बने रहिए। ये अपन का आंटी मैरी है, एक भी दिन अपन को बिस्कुट खिलाना नहीं बोला, पर शांता बाई ठीक से फर्श पहुंचना भूल गया और उनका हड्डी टूट गया। अपन कुछ नहीं कर पाया। थैंक गॉड आंटी हॉस्पिटल से वापस आ गया। और पता है क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है,
अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है मैन। आंटी अच्छा किया हेल्थ इंश्योरेंस लिया। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलंद इरादों ने बदली है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। एमएसएमई और निजी क्षेत्र का उद्योग व्यापार फलने फूलने लगा और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। देशी विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में संभावनाएं नजर आईं और इससे 60 लाख से अधिक नौजवानों को मिले हैं रोजगार के सुनहरे मौके। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। प्रदेश ने एक साथ 60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती, 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और बीसी सखी योजना के अंतर्गत 58,000 से अधिक महिलाओं ने रोजगार प्राप्त किया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना से 30 लाख से अधिक और स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 5 लाख से अधिक नौजवानों को मिला है रोजगार। युवाओं के हो रहे हैं सपने साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हीराबाग के गली क्रिकेट में आपका स्वागत। मैच की पहली गेंद और ये घुमा दिया स्क्वायर लेग की तरफ। विचित्र नजारा, बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ और फील्डर की जगह जयेश भाई भागते हुए और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली। क्योंकि सबने अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। होम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस। अब मुश्किल वक्त में इंडिया कहेगा अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक आज हम चर्चा कर रहे हैं आरएसएस के 100 साल हुए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, हमेशा मातृभूमि को की सेवा करने वाला, मातृभूमि को नमन करने वाला संगठन जो है क्यों विपक्ष के निशाने पर रहता है, इस पे चर्चा कर रहे हैं। और 100 साल हुए हैं, चमक रहा भारत का भाल और आरएसएस के हुए 100 साल, इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले मैं मेहमानों की तरफ आगे बढ़ूं, मैंने कहा कि आरएसएस को लेकर लगातार कई झूठ फैलाए गए हैं। आज मैं ऐसे 3 बड़े झूठों का फैक्ट चेक कर रहा हूं, फैक्ट परफेक्ट में। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा बहुत सारे ऐसे फैक्ट परफेक्ट करते हैं, लेकिन एक बात सुनिए, स्वतंत्रता संग्राम में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। यह लगातार कहा जाता है कि आरएसएस ने तो कुछ काम ही नहीं किया, जबकि यह पूरी तरह से असत्य है। स्वतंत्रता संग्राम में संघ की भूमिका नहीं थी, असत्य है। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया, वो कांग्रेस के सदस्य रहे। डॉक्टर हेडगेवार ने 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। 1921 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहने पर डॉक्टर हेडगेवार पर राजद्रोह का आरोप लगा था, मुकदमा चला था राजद्रोह का। डॉक्टर हेडगेवार को 11 महीने कठोर कारावास की सजा मिली, कठोर कारावास डॉक्टर हेडगेवार को। डॉक्टर हेडगेवार जब जेल से रिहा हुए तब मोतीलाल नेहरू उनका स्वागत करने आए थे। नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू और कई कांग्रेसी उनका स्वागत करने आए थे। अंग्रेजी सरकार में वंदे मातरम बोलने पर प्रतिबंध था कि वंदे मातरम आप नहीं बोल सकते, स्कूलों में तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। पर बालक हेडगेवार ने सरकारी निरीक्षक के सामने अंग्रेजी हुकूमत में पूरी क्लास से वंदे मातरम बुलवा दिया और नतीजा क्या हुआ, उन बालक को जो है हेडगेवार को, उन्हें स्कूल से निलंबित कर दिया गया। तो स्वतंत्रता संग्राम में ये सब भूमिकाएं थी। 1930 में, 1925 में संघ की स्थापना हो गई थी। निखिल जी सुनिएगा, 1930 में भी सत्याग्रह के कारण डॉक्टर हेडगेवार को 9 महीने की जेल हुई और तब उन्होंने उन कुछ महीनों के लिए संघ के जो अध्यक्ष, संघ का जो सरसंघचालक का पद छोड़ा था, तब वो जो है गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। भगत सिंह के सहयोगी क्रांतिकारी राजगुरु नागपुर की शाखा से जुड़े रहे, जहां से किशोर तिवारी हैं, नागपुर की शाखा से राजगुरु जुड़े रहे। संघ के कई स्वयंसेवकों को अंग्रेजों से लड़ने के कारण जेल जाना पड़ा। संघ अपनी अलग भूमिका निभा रहा था और स्वयंसेवक जो हैं वो लगातार हिस्सा ले रहे थे। और दूसरा फैक्ट आपको फैक्ट परफेक्ट बता रहा हूं, इसको रोकिएगा जरा। दूसरा फैक्ट, दूसरा जो झूठ बोला जाता है संघ के बारे में, अब आपको वो बताता हूं। यह कहा जाता है कि गांधी जी की हत्या के लिए संघ को जिम्मेदार ठहराया जाता है। आज भी ये कहा जाता है गांधी जी की हत्या जो है वो संघ ने करी। अब उसका जो फैक्ट परफेक्ट है वो भी समझ लीजिए, उसके भी तथ्य आप सुन लीजिए। आरएसएस विरोधी आज भी गांधी जी की हत्या के लिए संघ को जिम्मेदार ठहराते हैं। आज भी कहते हैं कि संघ उसके लिए जिम्मेदार है, जबकि सच यह है कि गांधी जी की हत्या में संघ की कोई भूमिका नहीं थी, कोई भूमिका नहीं थी। मैं नहीं कह रहा हूं, यह देश की अदालतों ने कहा, यह तथ्य देश की अदालतों में साबित हो चुका है कि संघ की कोई भूमिका नहीं थी गांधी जी की हत्या में। गांधी जी की हत्या के बाद संघ
संघ के 17,000 स्वयंसेवकों को आनंद फानन में उठा लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इन 17,000 स्वयंसेवकों के खिलाफ एक पन्ने का भी आरोप पत्र जो है सरकार दाखिल नहीं कर पाई, क्योंकि आरोप कुछ साबित करने के लिए था ही नहीं। और सरकार को तब संघ से प्रतिबंध हटाना पड़ा और गृह मंत्री सरदार पटेल ने इस पर खुशी जताई थी। उन्होंने कहा था, मैं अपने मेरे नजदीकी जानते हैं मुझे कितनी खुशी हुई। इस मामले में राहुल गांधी आज भी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि जय नाथूराम गोडसे संघ के आदमी थे और उसको लेकर आज भी उन्हें अदालतों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और जगह जगह उनको जो है जाना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने ये झूठ बोला था और ये देर सवेर एक बार फिर अदालतों में साबित हो जाएगा। अब मैं आपको तीसरा फैक्ट बताता हूं, तीसरा जो है आपको झूठ का फैक्ट परफेक्ट बताता हूं। आरएसएस तिरंगा नहीं फहराते। आपने लोगों से सुना होगा कि आरएसएस को तिरंगे से वैर है, तिरंगा नहीं फहराता। लेकिन क्या आप जानते हैं आजादी के बाद भारतीयों को अपने घर दफ्तर पर तिरंगा फहराने का अधिकार ही नहीं था। सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी छोड़ के अधिकार ही नहीं था कि आप तिरंगा फहराएं। उद्योगपति और अब भाजपा के जो नेता नवीन जिंदल, उन्होंने इसके लिए मुकदमा लड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक गए कि आम नागरिकों को झंडा फहराने का अधिकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2002 में फ्लैग कोड बना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा झंडा फहरा सकते हैं, उसके बाद 2002 में फ्लैग कोड बना। इसके बाद आम नागरिकों के लिए घर दफ्तर पर झंडा फहराना संभव हुआ। लेकिन अब जो मैं जानकारी बताने जा रहा हूं वो और भी इंटरेस्टिंग है। संघ ने दादर नगर हवेली को पुर्तगालियों से आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। देश आजाद हो गया था, दादर नगर हवेली आजाद नहीं हुई थी। 2 अगस्त 1954 को दादर नगर हवेली को पुर्तगालियों से आजादी मिली। संघ की बड़ी भूमिका थी, गोवा के मुक्ति संघर्ष में भी बहुत बड़ी भूमिका थी। और जब दादर नगर हवेली आजाद हुआ तब संघ के 2 स्वयंसेवकों ने पुर्तगाल का झंडा उतारा दादर नगर हवेली में और तिरंगा फहराया दादर नगर हवेली में। यह फैक्ट है, यह तथ्य लोगों को जानकारी नहीं है और झूठ बड़ी तेजी से फैलाए जाते हैं, बार बार बोले जाते हैं। और संघ जो है इन दुष्प्रचार को लेकर के अपनी शक्ति नहीं लगाता और इसलिए जो है ऐसे दुष्प्रचार लगातार फैलते हैं। एक और ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। अच्छा चलिए, मुझे पता चला ब्रेक अभी नहीं है। बोलिए निखिल जैन जल्दी से, फिर उसके बाद में बाकी मेहमानों के बाद 30 सेकंड। अशोक जी, हाँ, मैं आ रहा हूँ। 5-10 चीजें बोल दी हैं, मुझे कोई इंटरजेक्ट करेगा? बोलिए, मैं रोक रहा हूँ भाई, लेकिन जल्दी बोलिए, समय कम है। हाँ, बोलिए। हेडगेवार जी ने 9 महीने सत्याग्रह के बाद जेल में बिताए थे, नेहरू जी ने 9 साल से ज्यादा बिताए थे। आरएसएस की आपके लिए कहा जाता है कि आरएसएस आप कह रहे हैं दादर नगर हवेली की आजादी में उनका कोई हाथ था, तो कांग्रेस पार्टी का पूरी देश की आजादी में हाथ था। तिरंगा बिल्डिंग्स पे अब नहीं फहरा सकते थे, बिल्कुल बात सही है, लेकिन किसी ने आरएसएस के मुख्यालय पे 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा मनाने के लिए फहराने के लिए कोई पाबंदी नहीं थी। बावजूद इसके 2002 तक तिरंगा नहीं फहराया गया। राजगुरु आरएसएस से जुड़े रहे, इसका कोई हिस्टोरिक तथ्य नहीं है, बल्कि उनके जो नेफ्यूज हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, इसको नकारते हैं कि वो नहीं जुड़े हुए थे। वो हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ जुड़े रहे। उसके बाद ये कहा गया कि आरएसएस का जातिवाद से कुछ लेना देना नहीं है। गोलवलकर जी ने अपने बंच ऑफ थॉट्स में ये लिखा कि वर्ण व्यवस्था से तो देश जुड़ता रहा। ओके, सुनिए, ओके, देखिए समय कम है, बाकी मेहमान भी है। 1 मिनट, आपने कह लिया। सबसे पहले 1 मिनट हो गया, निखिल जैन हो गया। मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। निखिल जैन की आवाज बंद करिए। निखिल जैन, आपने सबसे बड़ा झूठ बोला। आपने एक नहीं कई बड़े झूठ बोले। नेहरू जी जेल में जाते थे दिखाने के लिए, उनको वहां पे अर्दली मिलते थे हवा झलने के लिए, उनको वहां टेबल टेनिस और उनको चिड़ी चिक्का खेलने के लिए मिलता था। महलों में नेहरू जी को महलों में रखा जाता था जहां हवादार कमरे थे। वो जेल कैसी होती थी देश को पता है। अब आप देश को बरगला नहीं सकते वो जेल कैसी होती थी। तो यह मत बोलिए नेहरू जी जेल गए। नेहरू जी जेल में अर्दलियों के साथ जाते थे, किताबें पढ़ते थे, वहां गार्डनिंग करते थे, चिड़ी चिक्का खेलते थे, वो उनकी जेल होती थी। आरपी सिंह जी बोलिए। मुझे सर इतना कहना है कि आप एक पक्ष और भूल रहे हैं। संघ का बड़ा पक्ष रहा जब देश बांटा गया, कांग्रेस ने देश बांटा, और तब जब पंजाब हमने सबसे ज्यादा सफर किया, सिखों ने सबसे ज्यादा सफर किया, पंजाब के लोगों ने सबसे ज्यादा सफर किया। उस समय जो लोग वहां से बंटवारे के बाद इधर आए, उनकी चिंता संघ ने की। और मेरे पिताजी उसमें से एक है। हमारे पर तो 2 बार इस प्रकार हुआ बाहर है। एक बार जब देश का बंटवारा हुआ, जब कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया, और दूसरी बार, एक सेकंड और दूसरी बार जब 1984 हुआ। 1984 के अंदर मेरे को और मेरे पिताजी और मेरे माताजी को, हमको संघ के स्वयंसेवकों ने अपने घर में शील्ड किया, हमको अपने घरों में ले गए अपने साथ और अपने घर में अपने साथ रखा। तो संघ तो हमेशा ही सदा ही खड़ा रहा है। ये जो बार बार भ्रांतियां फैलाती है, इसलिए मैंने कहा कि ये एक पक्ष छूट गया आपसे। ओके, खुशवंत सिंह ने ये ऑन रिकॉर्ड बोला है
कि 1984 के दंगों में कांग्रेसियों की भूमिका थी और तब संघ के स्वयंसेवक जो हैं वो आगे आए थे सिखों को बचाने के लिए, जो बात आरपी सिंह जी कह रहे हैं। लेकिन प्रफुल्ल केतकर रिस्पॉन्ड कीजिए। निखिल जैन ने कहा वर्ण व्यवस्था की बात की, लेकिन 1934 में गांधी जी खुद, अब गांधी जी को भी कांग्रेसी आज नहीं माने तो उनकी बात है, 1934 में गांधी जी खुद संघ की शाखा में गए। कांग्रेस गांधी जी जीवित रहते हुए भी गांधी को नहीं मानती थी, और गांधी की मृत्यु के बाद गोडसे से ज्यादा जितनी कांग्रेस ने हत्या की और नेहरू गांधी परिवार ने हत्या की, उतनी किसी ने नहीं की, चाहे वो उनकी ग्राम स्वराज की संकल्पना को लेकर हो। नेहरू ऑफिशियली गांधी जी को लिखते हैं, आपका हिंद स्वराज मुझे 20 साल पहले ही नहीं पटता था, आज तो मुझे वो मूर्खतापूर्ण लगता है। इट इज कंप्लीटली इर्रिलेवेंट एंड इलॉजिकल, ये शब्द है। तो देखिए ऐसा है कि कांग्रेस को गांधी का सरनेम तो चाहिए, लेकिन गांधी जी से कुछ लेना देना नहीं है। किसी को लेबल लगाना था, उनको एक मौका मिल गया जो गोडसे सबसे पहले डिनाउंस करने वाले गुरुजी गोलवलकर थे। जिस दिन हत्या हुई वो मद्रास में थे, एक संघ की बैठक में थे, वहां से नागपुर आए। उसी दिन उन्होंने 31 को पंडित नेहरू को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि ये जो भी हत्यारा है, इट इज अ शेम ऑन ह्यूमैनिटी। इस शब्द में उन्होंने गांधी हत्या को डिनाउंस किया है। दूसरी बात इन्होंने कही संविधान की। देखिए जहां तक संविधान पर चर्चा की बात है, तो उस समय बहुत सारे विचारों के लोग बहुत सारी चर्चाएं कर रहे थे, लेकिन जिस दिन संविधान स्वीकृत हुआ उस दिन क्या हुआ, 25 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में होता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गुरुजी गोलवलकर पत्र लिखते हैं, एक टेलीग्राम भी लिखते हैं और संविधान के बारे में क्या लिखा है। टुडे अ कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय आवरसेल्व्स हैज बीन अडॉप्टेड एंड इवन द लास्ट लिंक विद द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, द क्राउन, अ सिंबल ऑफ ब्रिटिश रूल, हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द अशोक चक्र। We are no longer bound to the British morally or politically and are free to do what our conscience tells us to do. ये श्री गुरु जी का पत्र है राजेंद्र प्रसाद को। लेकिन नेहरू क्या करते हैं, ये संविधान लागू पूरा होने से, चुनाव होने से पहले ऑर्गेनाइजर पर बैन डालते हैं, जुडिशियरी के अधिकार कम करते हैं। जिस संविधान को बदलने का इनको अधिकार ही नहीं है, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर अंबेडकर नेहरू को क्या समझा रहे हैं, ये कम से कम एक बार कांग्रेस के आज के प्रवक्ता पढ़ ले तो संविधान के साथ उन्होंने किशोर तिवारी जी क्या किया ये समझ में आएगा। किशोर तिवारी जी फ्री स्पीच के आज ये दुहाई देते हैं, उस फ्री स्पीच का गला पहले ही अमेंडमेंट में घोटा गया। किशोर तिवारी जी, आप लोगों को फ्री स्पीच की बात करने का अधिकार ही नहीं है। संविधान पैदा होने से पहले जिसका गला किशोर तिवारी जी एक तरफ 1975 में गला घोट दिया। सर किशोर तिवारी जी, सर किशोर तिवारी जी एक तरफ गांधी जी 1934 में वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे तो कोई जाति नहीं, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं। एक तरफ निखिल जैन है जो कह रहे हैं, और कांग्रेस, आज की कांग्रेस है, कहती है कि भाई ये तो मनुस्मृति को मारने वाले हैं। आप तो खुद गए हैं, शाखा में गए हैं, संघ में गए हैं, आप क्या कहेंगे? डॉक्टर आंबेडकर की पुस्तक है अशोक, केवल एक निखिल जैन को एक सलाह दूंगा। डॉक्टर आंबेडकर की पुस्तक है व्हाट कांग्रेस हैज डन टू डिप्रेस क्लासेस, वो पढ़ ले तो उनको उत्तर मिल जाएगा। सिर्फ किशोर तिवारी, अब सिर्फ किशोर तिवारी बोलेंगे। किशोर तिवारी नहीं, प्रफुल्ल इतना विचलित क्यों हो रहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक बात मैं बताता हूँ। हाँ निखिल, एक बात सुन लो। मेरे थेरी के कई स्वयंसेवक है, वो इस सरकार की नीतियों से, स्वयंसेवक की नहीं, संघ परिवार की संगठनाएं भी इस परिवार के इस भाजपा के सरकार से असहमत है। तो राजकीय असहमति रखना एक बात है, और आरएसएस ये बड़ा संगठन है और ये घर का प्रमुख है। तो आरएसएस से के बारे में अपन कुछ भी बोलते हैं तो उसके बारे में फिर थोड़ा वहां का पढ़ना भी चाहिए, जैसा प्रफुल्ल केतकर बता रहा है। क्योंकि नेहरू जी आए थे, उन्होंने भी देखा, गांधी जी आए थे, उन्होंने भी नजदीक से देखा, और मुझे मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरी उम्र के पहले 5 साल निकाल दो तो 62 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया। मैंने कहीं वर्ण व्यवस्था देखी नहीं, कहीं हिंदू मुसलमानों का देश देखा नहीं। सबसे बड़ी बात तो मैं आरएसएस का प्रोडक्ट हूं,
और आदिवासियों और दलितों का सबसे बड़ा कार्यकर्ता हूं और महाराष्ट्र सरकार से लेके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं सम्मानित हूं और इससे बड़ा क्या हो सकता है। और मोदी जी का प्रखर विरोधी हूं। ये थोड़ी ओके देखिए मैं इनको इसलिए जोड़ा था क्योंकि ये विरोधी हैं मोदी जी के, उसके बावजूद अगर संघ की प्रशंसा कर रहे हैं तो मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। निखिल जैन 30 सेकंड सिर्फ। भंवर मेघवंशी आरएसएस के कार्यकर्ता रहे। 13 साल की उम्र में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन करी और उसके बाद एक पुस्तक लिखी आई कुड नॉट बी अ हिंदू, जहां पर उन्होंने पूरा वर्णन करा है किस तरीके से आरएसएस में उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, किस तरीके से आरएसएस में उन्हें दोहरे दर्जे का सदस्य कहा जाता था। जो वर्ण व्यवस्था को जो लोग जस्टिफाई करें, गोलवलकर जी ने करा है, हेडगेवार जी ने करा है, तिवारी जी नहीं करते होंगे, बहुत अच्छी बात। आरपी सिंह जी 30 सेकंड। आरपी सिंह जी आखिरी 30 सेकंड। संचालक वर्ण व्यवस्था का समर्थन करे, जब वर्ण सर आप बंच ऑफ थॉट्स पढ़िए, बंच ऑफ थॉट्स पढ़िए। नहीं चलिए वो सबूत मांग रहे सर। मनुस्मृति का नाम लिया हो डॉक्टर हेडगेवार ने, गोलवलकर नहीं, झूठ मत बोलिए निखिल जी, मुझे प्रूफ बताइए। नहीं तो मैं बताता हूँ, महात्मा गांधी ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है, महात्मा गांधी ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है और डॉक्टर आंबेडकर ने उसकी टीका की है। अभी एक डॉक्टर आंबेडकर ने कांग्रेस को जातिवादी पार्टी कहा है। ओके तो आप पंचजन्य वीकली का राहुल गांधी की पाठशाला में पढ़कर कुछ भी मत बोलिए। ओके चलिए मैं सिर्फ ओके बंद हो गया। देखिए हो गया। देखिए ऐसा है, मैं फिर से कह रहा हूं, संघ को लेकर लंबी डिबेट चढ़ सकती है क्योंकि जब संघ की जो वर्दी है उसमें कांग्रेस आग लगाने जैसे पोस्टर जब जारी करती है तो संघ को लेकर कांग्रेस के अंदर कितनी नफरत है वो समझा जा सकता है। तो डिबेट तो बहुत लंबी चल सकती है, लेकिन मैंने आपको 3 बड़ी बात बताई। चलते चलते समय नहीं है, लेकिन एक जल्दी से बता दूं, राहुल गांधी कहते हैं संघ में महिलाएं नहीं होती। राहुल गांधी को यह भी नहीं पता कि संघ में जो है बाकायदा महिलाओं का विंग है, पूरा का पूरा राष्ट्र सेविका समिति जो है वो बड़ा संगठन है और वो आरएसएस का संगठन है जिसमें सभी महिलाएं होती हैं। तो संघ के बारे में लगातार जो झूठ दुष्प्रचार फैलाया जाता है, इसलिए मैंने कहा था कि आजादी के बाद अगर एक संगठन है जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा नफरत फैलाई गई है तो वो संघ है। इसलिए संघ को जानना जरूरी है, संघ के ऊपर डिबेट जरूरी है। पर आज इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।